नमस्कार साथियों, आज की क्लास का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश वैश्विक पवन शिखर सम्मेलन 2018 की मेजबानी करेगा। तो साथियों मैं आपको बता देता हूँ, वैश्विक पवन शिखर सम्मेलन 2018 में जो हुआ था यह इसका पहला संस्करण था। कौन सा पहला संस्करण था, जो कि 25 सितंबर से 28 सितंबर 2018 को संपन्न हुआ था। मैं आपको बता देता हूँ, वैश्विक पवन शिखर सम्मेलन 2018 के पहले संस्करण की जो मेजबानी की थी वो किसने की थी, जर्मनी ने की थी। और यह जो संस्करण हुआ था वो जर्मनी में हैम्बर्स एक जगह है। कौन सी जगह है, हैम्बर्स जगह सबके हुआ था। मैं आपको ये बता देता हूँ कि वर्ष 2024 का वैश्विक पवन शिखर सम्मेलन 2024 इसकी मेजबानी ब्राज़ील करने वाला है। साथियों, वैश्विक पवन शिखर सम्मेलन 2018 जिसकी शुरुआत पहली हुई थी और इसके पहले संस्करण की मेजबानी जर्मनी ने की थी, और 2024 में होने वाला यह शिखर सम्मेलन ब्राज़ील इसकी मेजबानी करने वाला है। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने वार्षिक बीसीसीआई पुरस्कारों में पोल्ली उमरीगर पुरस्कार 2018 जीता है। साथियों मैं पहले इस पुरस्कार के बारे में बात कर लेता हूँ कि पोल्ली उमरीगर पुरस्कार होता क्या है। जानकारी के लिए मैं आपको बता देता हूँ, कोई वर्ष का सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के लिए, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वालों के लिए बीसीसीआई का फुल फॉर्म क्या है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के द्वारा पोल्ली उमरीगर पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। और इसकी शुरुआत कब की गई थी, 2006 और 2007 में इसकी शुरुआत की गई थी। और पहला पुरस्कार किसे मिला था, सचिन तेंदुलकर को पोल्ली उमरीगर पुरस्कार प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अब मैं आपको बता देता हूं साथियों कि इस पुरस्कार के लिए साथ साथ क्या दिया जाता है। इस पुरस्कार के अंदर 15 लाख रुपए, एक ट्रॉफी और एक सर्टिफिकेट या प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। वर्ष 2022 और 23 के लिए यह पुरस्कार शुभम गिल को दिया गया था। बात की जाए वर्ष 2018 में, तो 2018 में यह पुरस्कार विराट कोहली को दिया गया था। इसके लिए मैं आपको बता देता हूं कि पोल्ली उमरीगर पुरस्कार सबसे अधिक किसे दिया गया है, तो ये भी मैं आपको बता देता हूं कि विराट कोहली को सबसे ज़्यादा या सबसे अधिक बार पोल्ली उमरीगर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कितनी बार, 5 बार। कितनी बार, 5 बार। दोबारा मैं आपको बता देता हूं कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के द्वारा वर्ष 2007 से पोल्ली उमरीगर पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। सबसे पहला पुरस्कार यह सचिन तेंदुलकर को दिया गया था। 2022 और 23 में यह पुरस्कार शुभम गिल को दिया गया। इसके बाद में 2018 का पुरस्कार विराट कोहली, और सबसे अधिक भी इस पुरस्कार से विराट कोहली को सम्मानित कर दिया गया है। इस पुरस्कार के साथ 15 लाख रुपए की राशि, एक ट्रॉफी तथा एक प्रशस्ति पत्र भी दिया जाता है। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर पहली बार भारत पर्यटन मार्ट ITM की मेजबानी करेगा। तो मैं आपको बता देता हूं साथियों, भारत पर्यटन मार्ट की पहली बार मेजबानी किसने की है, नई दिल्ली ने इसकी मेजबानी की है। मैं आपको बता देता हूँ, ITM ने अर्थात भारत पर्यटन मार्ट ने किसके साथ, FAITH के साथ साझेदारी करके इसकी शुरुआत की गई है। मैं आपको बता देता हूँ, FAITH का फुल फॉर्म क्या है। FAITH का फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन इन इंडिया
टूरिज्म, फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन इन इंडिया टूरिज्म, इसका फुल फॉर्म है। नई दिल्ली में पर्यटन मंत्रालय के द्वारा ITM की शुरुआत की गई है। इसने फेथ के साथ शुरुआत यह की है। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे आमतौर पर पॉलीएमाइड कहा जाता है? तो मैं आपको बता देता हूँ साथियों, पॉलीएमाइड एक प्लास्टिक का उदाहरण है और यह प्लास्टिक की बात की जाए तो यह आमतौर पर किसको कहा जाता है? नायलॉन। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन है डी। इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कि नायलॉन की संरचना से जुड़े एमाइड, ये इसकी संरचना किसके साथ है? CONH से जुड़ी होती है। ये एक समूह के द्वारा दर्शाया जाता है। नायलॉन को आमतौर पर पॉलीएमाइड या पॉलीएमाइड को आमतौर पर नायलॉन कहा जाता है। ये आपको ये भी बात बता देता हूँ कि यह एक क्या है? यह एक बहुलक है। इसके अलावा बात की जाए तो नायलॉन प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों रूपों में पाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है, मानव शरीर में गुणसूत्रों की द्विगुणित संख्या कितनी होती है? अर्थात कितने जोड़े कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो मनुष्य के प्रत्येक द्विगुणित कोशिका के अंदर 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। जब बात की जाए जोड़ों की तो 22 जोड़े पाए जाते हैं, जो कि नर और मादा में दोनों में सेम होते हैं। परंतु जो 23वां जोड़ा होता है, ये 23वां जोड़ा किसके निर्धारण करता है? लिंग का निर्धारण करता है, क्योंकि 23वां जोड़ा क्या रहता है? X और Y का, जो कि मादा के साथ मिलकर एक जो बच्चे का या अंडे का निर्माण करता है, वह X और Y गुणसूत्र पे निर्भर करता है। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है, मानव सूत्रों और लेबलों को स्प्रेडशीट में किसमें संग्रहित किया जाता है? मैं आपको बता देता हूं साथियों, एक कंप्यूटर है। कंप्यूटर के अंदर जब हम MS एक्सेल में या कुछ काम कर रहे हैं तो उसके अंदर मानव सूत्रों, लेबल और स्प्रेडशीट अर्थात क्या की जाती है? सेलों के अंदर यह पाई जाती है। कंप्यूटर में डाटा को एकत्रित करने के लिए जो MS एक्सेल या MS वर्ड में कार्य किया जाता है, उसमें मानव सूत्रों, लेबलों का स्प्रेडशीट आदि संग्रहित किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेल। अगला हमारा प्रश्न है, PDF का विस्तार रूप क्या है? PDF का विस्तार रूप है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। PDF का फुल फॉर्म क्या है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। तो इसका सही आंसर सी। अगला हमारा प्रश्न है, ग्राफिक्स फाइलों का विस्तार निम्न में से किसमें किया जाता है? जब साथियों बात की जाए, हम किसी को एक फ़ोटो भेजते हैं या किसी से फ़ोटो मंगवाते हैं, और तो वहाँ पे 3-4 प्रकार की होती है। आपने GIF सुना होगा क्या? GIF सुना होगा, जिसके अंदर फ़ोटो चलती रहती है। पंग सुना होगा, जिसके अंदर बैकग्राउंड दिखाई नहीं देता। JPG अर्थात यह एक फ़ोटो का रूप होता है। और सबसे JPG, पंग और GIF का सुधरा रूप क्या है? BMP। तो अर्थात कहा जाता है ग्राफिक्स फाइलों का विस्तार क्या है? ये सभी ग्राफिक्स फाइलों का विस्तार है। अगला हमारा प्रश्न है, IBM 1401 किस पीढ़ी के सुपर कंप्यूटर का उदाहरण है? तो मैं आपको बता देता हूँ, IBM सुपर कंप्यूटर दूसरी पीढ़ी का उदाहरण है, जिसे मैं आपको बता देता हूँ 5 अक्टूबर 1959 के अंदर क्या किया गया था? लॉन्च किया गया था। और इसके अंदर दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में किसका उपयोग किया गया था? ट्रांजिस्टर। किसका? ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया था। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है, इंटरनेट से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर को 4 भागों में से युक्त संख्या
कि एक स्ट्रिंग द्वारा पहचाना जाता है। तो मैं आपको बता देता हूँ, जैसे आपको एक संख्या दे दी 192.158.02.38, तो ये संख्या किस चीज़ का निर्धारण करती है? ये संख्या निर्धारण करती है आईपी एड्रेस का। बात की गई है इंटरनेट से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर को 4 भागों से युक्त, भाग कौन से, 1, 2, 3 और 4 भागों से युक्त एक संख्या की एक स्ट्रिंग अर्थात एक लाइन के द्वारा पहचाना जाता है, वह इसका क्या कहलाता है? आईपी एड्रेस। अगला हमारा प्रश्न है, नीलामी साइट का सबसे अच्छा उदाहरण किन निम्न में से कौन सा है? तो नीलामी साइट का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? ईबे। अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ई बैंकिंग का रूप है? तो साथियों, ई बैंकिंग का अर्थात ट्रांजैक्शन, मोबाइल में बैंकिंग की जाती है, इंटरनेट बैंकिंग की जाती है, इलेक्ट्रॉनिक्स चेक के द्वारा भी यह किया जाता है, और प्रत्यक्ष जमा अर्थात अपन खुद इसे जमा कर सकते हैं। तो ये सभी ई बैंकिंग के रूप है। अगला हमारा प्रश्न है, रिक्त स्थान चेक या नकदी के बजाय सीधे एक खाते से दूसरे खाते में धनराशि स्थानांतरित करने की एक प्रणाली क्या कहलाई जाती है? इलेक्ट्रॉनिक्स फंड ट्रांसफर। क्या कहलाती है? इलेक्ट्रॉनिक्स फंड ट्रांसफर, जिसे शॉर्ट फॉर्म क्या कहा जाता है? EFT। तो साथियों, EFT चेक या नकदी के बजाय सीधे एक खाते से दूसरे खाते में धनराशि को स्थानांतरित किया जा सकता है। अगला हमारा प्रश्न है, ई कॉमर्स के वर्गीकरण में निम्न में से कौन सा सबसे बड़ा समुदाय है? तो साथियों, मैं आपको बता देता हूं कि ई कॉमर्स के द्वारा क्या किया जाता है? एक व्यवसाय को अन्य व्यवसाय से अर्थात व्यवसाय से व्यवसाय या बिजनेस टू बिजनेस ई कॉमर्स का बढ़ोतरी देना इसका सबसे कार्यकारी है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन है बी। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है, स्विफ्ट SWIFT का विस्तार रूप क्या है? मैं आपको बता देता हूं कि सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन किसका रूप है? स्विफ्ट का। सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन इसका उदाहरण है। अगला हमारा प्रश्न है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो जुलाई 11 को प्रतिवर्ष विश्व जनसंख्या दिवस बनाया जाता है। अगला हमारा प्रश्न है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अर्थात नाबार्ड की स्थापना कब हुई? तो मैं आपको बता देता हूं कि 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना हुई थी, जिसका हिंदी में नाम, इंग्लिश की बात की जाए नाबार्ड की फुल फॉर्म है तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। राष्ट्रीय नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक या नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 में हुई थी। अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा उत्पादन श्वेत क्रांति से संबंधित है? तो श्वेत क्रांति से संबंधित जो है वो क्या है? दूध उत्पादन। दूध का उत्पादन श्वेत क्रांति से संबंधित है। मैं आपको बता देता हूँ, इसी क्रांति के चलते भारत दुनिया का नंबर 1 दूध उत्पादक देश बना था, और जिसमें सबसे ज़्यादा बेहतरीन भागीदारी अर्थात भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो साथियों, डॉक्टर वर्गीस कुरियन को भारत में श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। अगला हमारा प्रश्न है, कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को किस रूप में जाना जाता है? तो साथियों, कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहा जाता है एंटोमोलॉजी।
अब बात की जाए ऑप्शन है बी की, तो साथियों पैथोलॉजी चिकित्सा से संबंधित है, एपिडेमोलॉजी जो कि महामारी से संबंधित है, पेडोलॉजी का संबंध मिट्टी से है, तथा ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का उदाहरण है। किसका? पक्षी विज्ञान का उदाहरण क्या है? ऑर्निथोलॉजी है। एंटोमोलॉजी कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को, पैथोलॉजी चिकित्सा से संबंधित, महामारी विज्ञान को एपिडेमोलॉजी, पेडोलॉजी मिट्टी या मृदा के संबंधित, और ऑर्निथोलॉजी पक्षी विज्ञान से संबंधित है। अगला हमारा प्रश्न है, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? जब चावल को दांतों के नीचे दबाया जाता है तो कैसी आवाज आती है? कटक। तो केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? कटक में स्थित है। और कटक कहाँ है? यह ओडिशा राज्य में स्थित है। कि कहाँ? ओडिशा राज्य में स्थित है। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्था कटक की स्थापना कब हुई? तो सन 1967 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला हमारा प्रश्न है, गणगौर उत्सव कब मनाया जाता है? तो गणगौर उत्सव किस महीने मनाया जाता है? यहाँ हिंदी महीने की बात की जाए तो मैं आपको बता देता हूँ साथियों, चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया मतलब तीज को, चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को गणगौर उत्सव बनाया जाता है। मैं आपको बता देता हूँ कि चैत्र माह कब आता है, तो यह मार्च और अप्रैल माह के बीच आता है। मैं आपको बता देता हूँ, इससे अगर आपको याद ना हो तो जो फाल्गुन या फाग होली का माह, फाल्गुन माह की पूर्णिमा के ठीक 17-18 दिन बाद मार्च और अप्रैल में यह मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन है बी। अगला हमारा प्रश्न है, राजस्थान में अरावली पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी निम्न में से कौन सी है? तो मैं आपको बता देता हूँ, राजस्थान में अरावली पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर है। और इसकी चोटी पे 5 मीटर ऊंचा एक मंदिर है, तो इसकी लंबाई कितनी हो गई? 1727 मीटर हो गई। अब इसकी बात की जाए, इसके द्वारा जो गुरु शिखर के बाद शेर और शेर के बाद जरगा जो कि तीसरी सबसे ऊंची चोटी है, उसके बाद बात की जाए चौथी सबसे ऊंची चोटी तो अचलगढ़। अचलगढ़ क्या है? चौथी सबसे ऊंची चोटी। दूसरी है शेर। और रघुनाथगढ़ कौन सी है? पांचवी कौन सी है? रघुनाथगढ़। तो साथियों 5 सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पहली गुरु शिखर, दूसरी शेर, तीसरी जरगा। जरगा की ऊंचाई कितनी है? 1431। शेर की 1597 मीटर है। तो ये आप 3 याद रखना और इसका सही आंसर हो जाएगा अरावली पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, छाबड़ा थर्मल पावर प्लांट किस जिले में स्थित है? तो मैं आपको बता देता हूँ, छाबड़ा थर्मल पावर प्लांट 12 जिले में स्थित है। कहाँ पे? 12 जिले में स्थित है। जिसकी स्थापना कब हुई थी मैं आपको बता देता हूँ, 2009 में। यह राजस्थान का दूसरा थर्मल पावर प्लांट है। पहले की बात की जाए तो पहले नंबर पे कौन सा है? सूरतगढ़। सूरतगढ़ में 6 इकाइयाँ हैं। ये 12 वाला छाबड़ा थर्मल पावर प्लांट कितनी? लगभग 2300 मेगावाट बिजली का उत्पादन करता है। चलो बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है, किस शहर को ब्लू सिटी के नाम से जाना जाता है? तो राजस्थान में या भारत में ब्लू सिटी के शहर के नाम से जाने जाने वाला शहर कौन सा है? जोधपुर शहर। तो हमारा सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन है डी। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न और आज की सीरीज के अंतिम प्रश्न की तरफ। तो राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है? तो राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है? बास्केटबॉल राजस्थान का राज्य खेल है, जिसे सन 1948 में राज्य खेल का दर्जा दिया गया। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है।
तो साथियों आज हमारे जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए गए हैं वो राजस्थान विद्युत विभाग भर्ती परीक्षा में पूछे जा चुके हैं और आगे भी ऐसे ही प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे यूट्यूब चैनल IT एक्सपर्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं हमारी अगली कक्षा के अंदर कुछ नए महत्वपूर्ण बिंदुओं और कुछ नए महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही साथियों, धन्यवाद।